ये पीयूष है मैम, इन्हें हमने रोड साइड से रेस्क्यू किया था। इन्हें बाय बर्थ पोलियो था मैम। जो कभी अपना हाथ नहीं उठा पाता था, आज वो नमस्ते करता है। जहाँ डॉक्टर और फैमिली ने बोला था ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और रिजल्ट आपके सामने। जब हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी डेथ हो गई, आप आके क्रिमिनेशन कीजिए, साफ इनकार करते हैं मैम। ना हमारे पास पैसा है ना टाइम। आगे से जवाब देते हैं अस्थियां गटर में फेंक दे। अस्थियों का लोटा सर पे उठा ले, राख मुंह पे मल ले, जो करना है कर, फोन मत कर। जो अबैंडनमेंट का इशू है वो फाइनेंसेस या एजुकेशन या कल्चर से उतना रिलेटेड नहीं है। 100 बात की एक बात तो यही है कि आज के टाइम पे इंसानियत भी ऑप्शनल हो गई है। ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है। What is it that keeps you going? वैसे मेरे फादर साहब ये तो क्या ही करते थे, सेवा का काम करोगे ना तो गालियां ही पड़ेंगी। अगर आपको इज्जत चाहिए तो शराब के ठेके खोल लेना। उसने अपने फादर को विदाउट कपड़े किया और हमारे गेट से बाहर। एक तरफ वो बेटा है जो अपने पापा को मारने के लिए हमारे पास छोड़ के चला गया, और एक तरफ सर है जो इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी का बेटा बनके, किसी का पोता बनके, किसी का भाई, किसी का दोस्त बनके। हम गेट से एंटर कर रहे होते हैं, वो हमें देख के जो स्माइल करते हैं ना, और हमें बताते हैं कि आज रात को मेरे साथ ये हुआ था, उसने मेरे साथ ये झगड़ा किया, मतलब एक फैमिली माहौल हमें देते हैं। भारत की कहानी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि उन लोगों से बनती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह, द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, जहां मिली हजारों लोगों को एक नई जिंदगी, एक नया घर। ये सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं, एक मूवमेंट है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में अकेले रह गए, सीनियर सिटीजन्स, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स, और वो सब जो रास्ते में अकेले छोड़ दिए। और इस इंस्पायरिंग इनिशिएटिव के पीछे है एक परिवार जिनके सपने और समर्पण ने बदल दिया हजारों जिंदगियों का रुख। मैं मिलने वाली हूँ जस कालरा से, जो इस फाउंडेशन के फाउंडर रवि कालरा जी के बेटे हैं, और आज उन्होंने अपने पिता के मिशन को अपना बनाया है। स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे ये फाउंडेशन सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार का एक घर है। गुड़गांव के अरावली हिल्स में बसा द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन 2008 में शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक 15,000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई गई। आज भी यहाँ 1200 से ज्यादा लोग एक छत के नीचे रहते हैं, जहाँ उनके सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि हर पल प्यार, इज्जत और 24/7 देखभाल मिलती है, एक नई जिंदगी मिलती है। द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में 150 से ज्यादा लोग सेवा कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें ही हैं। मेरी मुलाकात हुई बबीता जी से, जो इस फाउंडेशन से पिछले 9 सालों से जुड़ी हुई हैं। जानते हैं जिस दुनिया में हजारों हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका मोटिवेशन यहाँ काम करने का क्या रहा है। मैम, जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैं किसी जॉब के पर्पस से यहाँ नहीं आई थी। मुझे था आऊँगी, जगह देखूंगी और चली जाऊँगी। बट जब मैं यहाँ पर आई, लोगों से मिली मैम, यहाँ पे ऐसी हज़ारों स्टोरीज है मैम जो हमने कभी देखी नहीं और सुनी नहीं, लेकिन एक ऐसे पर्सन मैम जो निस्वार्थ ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आई मैम, उसके बाद मैं दोबारा नहीं जा। मैं एक आंटी से मिली, दूसरे अंकल से मिली, जब उनके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे लगा जो मैं जी रही हूँ वो बेस्ट है। तो अगर अब मुझे कुछ करना है तो इन लोगों की सेवा के लिए करना है। Wow, that's such a beautiful thought. यहाँ इतने 550 लोग रह रहे हैं, किस तरह से सारा कुछ मैनेज हो रहा है, किस तरह की टीम्स हैं यहाँ पर, और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? फैसिलिटीज मैम, देखो हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से लोग हैं। वो लोग मैम जिनको हमने सड़कों से रेस्क्यू किया है,
कुछ लोग ऐसे भी हैं मैम जिनके परिवार आधी रात को हमारे गेट से बांध के चले जाते हैं। लोग हॉस्पिटल से लोग आते हैं मैम, परिवारजन इलाज तो शुरू करवा देते हैं लेकिन आधा इलाज छोड़ के उनको हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल से बाय कोर्ट ऑर्डर पुलिस के थ्रू हमारे पास लोग आते रहते हैं। आज के हालात में मैम हमारे पास 18 से 100 साल तक की उम्र के लोग रहते हैं। अगर डेली नीड्स की बात करूँ तो यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम सुबह के टाइम पर आते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं मैम जिनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, या सिचुएशन ऐसी बन जाती है उनकी सर्जरी करानी है। तो ये सब चीज़ें रूटीन मैम हम आके देखते हैं, डेथ हो गई, क्रिमिनेशन के लिए जाना है, तो मैम डेली का दिनचर्या मैम यहाँ आकर ही हमारा डिसाइड होता है, क्योंकि सिचुएशन पता नहीं चलती कब सिचुएशन में क्या प्लान हो जाता है। और रूटीन बेसिस का मैम यह है बेस्ट से बेस्ट चीज़ करने के लिए इनका म्यूजिक का अरेंजमेंट है। जस्ट सर ने इनके इंटरटेनमेंट के लिए अंदर टीवी लगा रखे हैं। इनफैक्ट मैम छोटे छोटे एलेक्सा और रेडियो भी इनको प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि ये अपना गाना सुन के अपने आप को एंटरटेन कर सकें। हम जस्ट के सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो हमेशा कभी किसी को रेस्क्यू करवा रहे होते हैं, किसी का अंतिम संस्कार किसी अनक्लेम्ड बॉडी का। तो ये क्या इनके डेली रूटीन का हिस्सा है? ये उनकी देश के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों की सेवा करना जिनका कोई नहीं है। तो सर इसको अपना रूटीन नहीं मानते मैम। क्या मैं देख सकती हूँ यहाँ के कमरे? हाँ जी मैम, आइए मैं आपको शेल्टर में लेके चलती हूँ। हमने मैम लेडीज और जेंट्स वार्ड सेपरेटेड करके रख रखे हैं। ये पीयूष है मैम, इन्हें हमने रोड साइड से रेस्क्यू किया था। एक्चुअली मैम इन्हें बाय बर्थ पोलियो था, ये टोटली बेडिटन थे, लेकिन जब ये बड़े हुए, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम हेल्प की ज़रूरत थी, अटेंडेंस की ज़रूरत थी, तो जब ये बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स ने इनको सड़क पे छोड़ दिया। तो जब टीम हमारी इनको रेस्क्यू करके लेके आई थी, ये टोटली बेडिटन थे, इनके दोनों हाथ जॉइंट्स रहते थे मैम, कोई मूवमेंट नहीं थी इनके हाथ पैर में मैम। जो कभी अपना हाथ नहीं उठा पाता था आज वो नमस्ते करता। पीयूष मैम को नमस्ते करो। ये व्हीलचेयर से मैम अब डिपेंड नहीं है, इसे व्हीलचेयर पे बिठा दो, धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर को मूव करके बाहर तक चला जाता है। जहाँ डॉक्टर और फैमिली ने बोला था ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और रिजल्ट आपके सामने। ये सभी मैम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जैसे हर शेल्टर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं मैम जो अपना काम करने में कैपेबल नहीं है, तो उनके साथ उन लोगों को रखा गया है जो उनका लुक आफ्टर करें, क्योंकि मैम हमारे पास बेड सोर पेशेंट भी है। कई बार होता है मैम उनके डायपर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता, तो जो साथ वाले बेड वाले भैया होते हैं, आंटी होते हैं, वो उनको हेल्प कर देते हैं मैम। हर कोई डिग्निटी के साथ दुनिया से जाना डिजर्व करता है, लेकिन वो डिग्निटी जो कुछ लोगों के परिवार ने उन्हें नहीं दी, तो पहले ये जिम्मेदारी जस के फादर रवि कालरा जी ने उठाई और आज जस और उनकी टीम इसे निस्वार्थ भावना से पूरा कर रहे हैं। जस और उनकी टीम ने आज तक 4 से 5,000 अनक्लेम्ड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया है। ये सेवा हमारी संस्था से ही शुरू हुई, क्योंकि जब यहाँ पे जिनका एडमिशन होता है, जब उनके परिवारजनों ने उनका अंतिम समय में दाह संस्कार करने से मना कर दिया, तो रवि सर ने आगे बढ़कर मैम उनका परिवार बनकर उनकी दाह संस्कार की प्रक्रिया को करने का निर्णय लिया, क्योंकि मैम ये इम्पोर्टेंट था कि लास्ट सिचुएशन में उनको वो मोक्ष की प्राप्ति हो और उनकी जो अंतिम यात्रा वो सुखमय हो। क्योंकि ऑनेस्टली बोलूँ मैम, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे परिवार को आते हुए। जब हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी डेथ हो गई, आप आके क्रिमिनेशन कीजिए, तो मैम वो यहाँ आके लड़ाई करना शुरू कर देते, साफ इनकार करते मैम, ना हमारे पास पैसा है ना टाइम। अगर आपको लगता है कि इनको गटर में फेंकना है तो आप गटर में फेंक। उस सिचुएशन में मैम रवि सर ने इनका परिवार बन के ऐसे लोगों का दाह संस्कार करना शुरू किया। जब दाह संस्कार की सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब 400 से 500 के आसपास हमारे पास अस्थियां इकट्ठी हो जाती है, तो पूरे रिचुअल्स के साथ मैम जस सर हरिद्वार में जाकर ऐसी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। हर दिन यहाँ सभी रेजिडेंट्स को दिन की 4 मील्स प्रोवाइड की जाती है, जिसे यहाँ लंगर कहते हैं। सारे रेजिडेंट्स लाइन से लगते हैं, लंगर लेते हैं और साथ मिलकर खाते हैं। कभी कभी यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं अपना कंट्रीब्यूशन देने, जिससे यहाँ सभी के चेहरों पर थोड़ी और स्माइल आ जाती है। आई एम ग्लैड कि एक दिन के लिए ही सही, पर इस सेवा का हिस्सा मैं भी बन सकी। चलो अब उन्हीं की टीम के साथ लंगर को भी एंजॉय करते हैं और इन सब सेवादारों की इंस्पिरेशन और कहानी भी जानते हैं। मैं आपको अपनी आंखों देखा बताऊं कि मैम जब एक लड़का यहाँ पे आया और वो BMW गाड़ी से निकला और पीछे एक एम्बुलेंस लेके आया, और उन्होंने निकलते ही BMW से जज सर के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने बोला, जज जी कैसे हो? मैं ना कनाडा रहता हूँ,
अब मैं अपने पापा की ना टेक केयर नहीं कर पाऊंगा, तो आप रख लो। तो जज सर ने उनके जब दरवाज़ा खोला उनके एम्बुलेंस का, तो मैम उनका टोटल वेट 28 kg था, फादर का। फादर का वेट। तो जब सर ने उनको बोला कि आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप एक नर्स हायर करके अपने पापा की टेक केयर क्यों नहीं कराते? तो तब तो उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं, लेकिन मैम जब रात हुई, क्योंकि ये रावली हिल्स के बीच में आता है मैम बेसिकली, तो यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस वक्त बहुत ठंड पड़ रही थी। उसने कुछ भी नहीं किया, अराउंड 11:30 बजे के अराउंड उसने अपने फादर को विदाउट कपड़े किया और हमारे गेट से बाहर। फिर जैसे कि सर राउंड लेते ही हैं रेगुलरली, तो सर जब राउंड ले रहे थे रात को अराउंड 2 या 2:30 बजे के अराउंड, तो मैम जब तक सर गए बाहर, सर ने देखा कोई बैठा हुआ है। सर ने उसे जैसे दरवाज़ा खोला तब तक उनकी डेथ हो चुकी। तो मेरे लिए तो यही इंस्पायर करने वाली चीज़ है मैम, देखो कि जॉब्स तो बहुत है, चाहते तो जस सर भी अपना कंफर्ट जोन रख सकते थे ना, क्योंकि उसको उस टाइम तो 21 साल के थे, तो उस टाइम सब अपना करियर बनाने की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वो 21 साल की उम्र में एक तरफ वो बेटा है जो अपने पापा को मारने के लिए हमारे पास छोड़ के चला गया, और एक तरफ सर है जो इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसी का बेटा बन के, किसी का पोता बन के, किसी का भाई, किसी का दोस्त बन के। तो जब सर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा थोड़ा कदम हम भी बढ़ाएं सर के साथ, ताकि आने वाला बेहतर कल बना सके मैम। हम गेट से एंटर कर रहे होते हैं तो वो हमें देख के जो स्माइल करते हैं ना, और हमें बताते हैं कि आज रात को मेरे साथ ये हुआ था, उसने साथ मेरे साथ ये झगड़ा किया, मतलब एक फैमिली माहौल हमें देते हैं। हमें अपना एक परिवार का हिस्सा ही मानकर वो हमसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तब हमें इतनी खुशी मिलती है ना कि ये हमारा एक परिवार वो है जो हम अपने घर छोड़कर आ रहे हैं, और एक परिवार ये है जो हमारा परिवार ना होकर हमें अपना परिवार मानते हैं। मैम अभी जब लास्ट दिवाली का फंक्शन गया था, तो सर ने सब टीम को बोला था कि सब लोग शेल्टर्स में जाओ और सब रेजिडेंट्स से उनकी ख्वाहिशें पूछ के आओ। तो हमारी पूरी टीम लग पड़ी काम पे, सब शेल्टर्स में सबकी विश लिस्ट लेने लगे हम लोग रेजिडेंट की। जब लिस्ट आई तो सर ने देखा कि विश लिस्ट तो बहुत छोटी चीजें थी मैम। पता है क्या हो सकता है, किसी को चांदी की पायल चाहिए, किसी को वॉच चाहिए, किसी को मोमोज खाना है, किसी को मंदिर जाना है, मतलब ये वो छोटी छोटी ख्वाहिशें उनकी जो उनकी फैमिली ने, जब उन्होंने अपनी फैमिली से कुछ मांगा होगा तब उनको मना कर दिया। तो सर ने सबकी दिवाली पे सब लोगों की विश पूरी करी। सही कहते हैं कि किसी को खुश करने की नीयत रखना ही काफी होता है। इतने सारे लोग यहाँ एक परिवार की तरह 24 घंटों साथ रहते हैं। इन सब चेहरों की खुशी बता रही है कि अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर में इन्हें फाइनली सुकून मिला है। इस खुशी का हर कोई एक ही रीजन बताता है, वो है सिर्फ 25 साल की जस कालरा। अब जानते हैं जस से कि क्या है उनकी कहानी और क्या थे उनके सपने। इससे पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था बाहर, तो मैं पढ़ाई ख़त्म करके वापस ही आया था। तब ऑफ कोर्स इंक्लिनेशन ज़्यादा बिजनेस की टुवर्ड्स थी, क्योंकि इतना फॉरेन एक्सपोजर रहा था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने फादर साहब को ज्वाइन करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ जो वो काम करते हैं। लेकिन तब सोचा था कि मैं उनसे आराम से 3-4 साल सीखूँगा, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था मुझे। इसमें मैंने देखा था मेरे फादर साहब को कितना स्ट्रेस होता था, उन्हें कितनी क्रूअल्टी फेस करनी पड़ती थी, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, केसेस आते हैं और कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं। मैं सोचा था मैं आराम से उनसे सीखूंगा और फिर अगर काबिल हुआ तो टेक ओवर कर लूँगा, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन भगवान जी ने सीखने के लिए सिर्फ 2-2.5 महीने दिए थे। फिर मेरे फादर साहब चले गए। तब हमारे यहाँ 450 लोग रहते थे, तो उन सब की जिम्मेदारी आ गई। तब तो खैर थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि 450 लोग थे और तब तक तो मैंने एक छोटे से पपी का भी ख्याल नहीं रखा था कभी। और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्था है यहाँ पे हमें कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती और कोई फॉरेन फंडिंग नहीं मिलती, तो ये सेवा सिर्फ मेरे फादर साहब की क्रेडिबिलिटी पे चलती थी। लेकिन विरासत में इतने लोगों की जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिली। तो मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी मदद करो, यहाँ 450 लोग हैं, मैं उन्हें कैसे खाना खिलाऊंगा। बट सब ने कहा ये तो बच्चा है, ये तो 21 साल का है, ये तो संस्था बंद हो जाएगी, यहाँ दान में देने का फायदा ही नहीं है। कहते ये तो कुआं है, यहाँ जो दोगे डूब जाएगा। तो लोगों ने दान में देना ही बंद कर दिया। लेकिन 450 लोगों को खाना तो फिर भी खिलाना था, तो मैंने लोगों से भीख तक मांगी, उनके सामने हाथ पैर भी जोड़े कि कुछ तो दे दो, मैंने खिलाऊंगा क्या। लोगों ने फिर भी नहीं दिया, तो यहाँ मेरे हाथों में लोग मरने लग गए। अगर मैं आपको सच सच बताऊं खुल के, तो उस पहले 1 महीने में मेरे हाथों में
75 डेथ्स हुई थी। मैं तो आपको खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन मैं ही इतना डर गया था उस टाइम पे कि मैं रात को सोने ही नहीं जाता था। मैं शेल्टर्स में ही राउंड लेता रहता था कि मेरे को लगता था मैं सोने जाऊंगा तो कोई पीछे से मर जाएगा। मैं राउंड लेता था, किसी की डेथ हो जाती थी, सुबह जाता था और फंड्स इकट्ठे करने की कोशिश करता था और रात को उनकी बॉडीज को शमशान घाट लेकर जाता था जिन लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ऐसे ही मेरा 1 महीना बीता। फिर लेकिन अगर अब फास्ट फॉरवर्ड करूं तो तब तो एक आश्रम था और 450 लोग थे, लेकिन अब 2 आश्रम हो गए हैं और तकरीबन 1300 लोग हो गए हैं जिनकी हम 24 घंटे 7 दिन सेवा कर रहे हैं। तो आपके फादर ने ये संस्था शुरू करी थी, हाउ मेनी इयर्स अगो वाज दैट? जी, और जब उन्होंने शुरू किया था उससे पहले क्या वो एक बिजनेसमैन थे? उनकी ये फाउंडेशन की शुरुआत किस तरह से हुई? वैसे तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे फादर साहब पहले बिजनेस में ही थे। उन्होंने ओवर द इयर्स तो खैर बहुत सारे बिजनेसेस करे। जब वो मेरी उम्र के थे तब वो 8th डैन टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट थे, तो अनआर्म्ड कॉम्बैट में ब्लैक कैट कमांडोज को भी ट्रेन करते थे। अच्छा। और कमांडोज के साथ डिफरेंट वॉर जोन्स में भी ट्रैवल करते थे। फिर उन्होंने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, इस सब का एक्सपोजर मिला तो उस पर काम किया उन्होंने। अगर मैं आपको खुल के बताऊं तो जब उन्होंने अपनी बिजनेस में पीक टच करी थी तब वो अराउंड 6.5 लाख रुपीस कमा रहे थे पर डे। पर डे? जी, मैं तो बहुत कंफर्ट में ही रेज हुआ था। लेकिन एक बार मेरे फादर साहब मेरी छोटी सिस्टर को 2008 में, जब मेरी सिस्टर सिर्फ 3 साल की थी, तो उसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में मेरी सिस्टर ने पॉइंट आउट किया था। मेरे फादर ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो मेरी सिस्टर की एज की थी वो और एक कुत्ता सेम कूड़ेदान से साथ में कूड़ा खा रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि जो मैंने अपने जीवन में अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर समाज में जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है मैं उनके लिए कुछ नहीं करता। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया और फिर उन्होंने ये संस्था शुरू करी। तो मैं और मेरी सिस्टर तो उस टाइम पे बहुत यंग थे तो हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन हाँ जी, मेरे फादर तो मेरी इंस्पिरेशन थे। मेरी मदर ने भी सेवा सिखाई, तो मुझे ये तो कहीं ना कहीं मालूम था कि मेरे को सेवा को अपनी लाइफ का रूटीन का पार्ट बनाना है, लेकिन 24 घंटे 7 दिन करूँगा इसका अंदाज़ा तो 10 साल की उम्र में नहीं था। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो तो अबैंडन्ड सीनियर सिटीजन्स और मेंटली डिसेबल्ड लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं या किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो बच्चे उनकी सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें लायबिलिटी की नज़र से देखने लग जाते हैं। तो जब इस नज़र से देखने लग जाते हैं तो सिर्फ हफ्तों की या महीनों की बात होती है, जिससे कि पहले वो अपनी पेरेंट्स को जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था उन्हें सड़कों पे छोड़ दें या इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हैं और बीच इलाज में वहाँ से भाग जाते हैं, या बीच रात में आते हैं और अपने पेरेंट्स को हमारे गेट पे छोड़ जाते हैं। तो ये सब लोग फिर हमारे पास लाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन के लिए, पुलिस के द्वारा, मानव कल्याण विभाग के रेफरेंस से, हॉस्पिटल रेफरेंस से, कोर्ट ऑर्डर से, मिनिस्ट्री की रेफरेंस से, और हम उन्हें 24 घंटे 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दे देते हैं। लेकिन जब यहाँ उनकी सेवा करते हैं उन्हें 3 बारी का खाना मिलता है, यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, हम उनके हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं, उन्हें रहने की व्यवस्थाएं देते हैं। आप जैसे अच्छे लोग आते हैं और इनसे मिलते हैं, इनके साथ समय बिताते हैं तो ये ठीक भी होने लग जाते हैं। फिर ये हमें बताते हैं कौन है और कहाँ से है। फिर पता लगता है इनमें से कुछ तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, कुछ हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह चुके हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, कोई एम्बेसीज में काम कर चुके हैं, कोई एयरफोर्स कैप्टन रह चुके हैं, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। तो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग होता है। हमें दिखता है कि मतलब जो अबैंडनमेंट का इशू है वो फाइनेंसेस या एजुकेशन या कल्चर से उतना रिलेटेड नहीं है। 100 बात की एक बात तो यही है कि आज के टाइम पे इंसानियत भी ऑप्शनल हो गई है। आप बता रहे हैं कई सारी अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं जिनके परिवार वाले उनका ठीक से क्रिमेशन भी नहीं करवाते। जी, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो लोग हमारे पास एडमिशन के लिए लाए जाते हैं उनके बच्चों के द्वारा। तब तो उन पेरेंट्स की बहुत बुरी हालत होती है, कुछ को तो इतनी बुरी बीमारियाँ होती हैं कि दवाइयाँ भी काम नहीं करती। हम पूरी कोशिश तो करते हैं उनकी सेवा करने की, लेकिन उनकी
डेथ हो जाती है, तब हम बच्चों को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इनका दाह संस्कार आप करवाओगे कि हम करवाएं। तो कुछ बच्चे तो साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तू कर दे। तो मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, हम शमशान घाट जाते रहते हैं, हम कर देंगे, अस्थि विसर्जन आप कर देना। आगे से जवाब देते हैं अस्थियाँ गटर में फेंक दे। कहते हैं अस्थियाँ गटर में फेंक दे, अस्थियों का लोटा सर पे उठा ले, राख मुंह पे मल ले, जो करना है कर, फोन मत कर। जस आपकी उम्र सिर्फ 25 साल की है और इतनी छोटी सी उम्र में आज तक आपने कितनी लाशों का अंतिम संस्कार किया है? ये मेरे से एक्चुअली सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। मेरा फोकस कभी गिनती पे होता नहीं है। हमारा जो फोकस होता है वो इसी बात पे होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये सेवा कर पाएँ, कि ये जो सेवा है डिग्निटी के साथ डील करती है। अब हम यहाँ जीवित लोगों को डिग्निटी और कंफर्ट देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, वो भी तो डिज़र्व करते हैं उतनी डिग्निटी। वो भी तो हमारी तरफ से एक थैंक यू डिज़र्व करते हैं कि जो उन्होंने टाइम इस धरती पे बिताया है वो उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करी है सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। तो हमें सच में उन सबको अपना भाई बहन मान के उनके लिए उसी तरह ये सेवा करनी चाहिए जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं। तो गिनती से तो इतना मेरे ख्याल से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हो 3000 तो होंगी कम से कम। Oh my God. आप ऑफ कोर्स इतनी सेवा करते हैं और आप कंटिन्यू कर रहे हैं ये, आप इससे अब तक परेशान हुए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है। चाहे आप जितनी सेवा कर ले, 4 लोग आकर आपको कुछ ना कुछ बोल कर ही जाएंगे। व्हाट इज इट दैट कीप्स यू गोइंग? वैसे मेरे फादर साहब ये तो क्या ही करते थे, सेवा का काम करोगे ना तो गालियाँ ही पड़ेंगी, अगर आपको इज्जत चाहिए तो शराब के ठेके खोल लेना। ये बात मैं बहुत याद करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये सेवा तो सर झुका के करी जाती है और कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं हमारे समाज में, बस उन तक पहुंचना ज़रूरी है। देखो अब आपने कहा थैंकलेस जॉब है, बट आई एम थैंकफुल फॉर यू एंड योर टीम बिकॉज यू हैव गिवन अस अ प्लेटफॉर्म सो वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस ऑन दिस मिशन। व्हाट इज योर विजन? क्या सपना रखते हैं आप इस फाउंडेशन को लेकर? तो अब जैसे कि शायद टीम ने आपको बताया होगा, हमारा एक और भी आश्रम है जो अभी बन रहा है और वहाँ बनते समय इसी 750 लोग हो गए हैं। तो वो आश्रम जब बन जाएगा तब तो वहाँ 5000 तक लोग रह पाएंगे। लेकिन आप ये मत पूछना कैसे बनेगा, क्योंकि उसका मेरे पास जवाब नहीं है। एक्चुअली हमारे पास सरकार से और फॉरेन से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता हमें, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कोई कंसिस्टेंट सोर्स नहीं है। आज के टाइम पे तो खैर बड़े बड़े डेवलपर्स आ गए हैं, ज़मीन होती है उस पर पैसे फेंक के मारते हैं और रातों रात इमारतें उग जाती हैं। लेकिन हमने तो दूसरे आश्रम में जितनी ईंटें भी लगाई हैं उसके लिए हज़ारों लोगों के सामने हाथ जोड़े हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है और तब जाके हम 750 लोगों की सेवा कर पा रहे हैं वहाँ। तो धीरे धीरे जब फंड्स आएंगे तो हम बना देंगे वो आश्रम, नहीं आएंगे तो और भी धीरे धीरे बन जाएगा, कोई बात नहीं। जस्ट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन या संस्था चलाना और अब आपके 2 आश्रम हैं, फंडिंग किस तरह से होती है? एंड आई कैन सी यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज़ है जो रेसिडेंट्स है यहाँ पर, किस तरह से आप फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो जो लोग अपनी श्रद्धा से अपनी सेवा भाव से दान देना चाहते हैं वही दान देते हैं, और वो हम जोड़ जोड़ के डेली 1300 लोगों को दिन में 3 बारी खाना खिलाते हैं, उनके इलाज करवाते हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा जो गिनी चुनी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो सीरियसली CSR करना चाहती हैं, सिर्फ वो हमारे साथ जुड़ती हैं और वो भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे बस। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा है कि जो वो यहाँ दान करेंगे वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये भरोसा ही हमारे लिए सबसे बड़ी फंडिंग है। गवर्नमेंट क्यों नहीं फंड करती? एक्चुअली हम गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेते, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये बस एक कॉन्शियस डिसीजन था। मेरे फादर तो इनफैक्ट एक बात कहा करते थे, मैं खुल के शेयर करता हूँ। वो कहते थे कि जस सेवा ना एक बारीक सी लाइन होती है, उसके इस तरफ राजनीति होती है और इस तरफ धर्म होता है। वो कहते थे ये दोनों चीज़ें बनाई तो समाज की सेवा के लिए गई थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत मिसयूज़ भी करते हैं कुछ लोग, अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते थे कि ये सेवा हमेशा प्योर रहे, इसमें हमेशा सिर्फ अच्छे लोग जुड़े, और अगर समाज के अच्छे लोग मिलके कोई काम आगे बढ़ाएंगे तो किसी इंस्टीट्यूशन पे रिलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। मैं बाहर मिली एक आंटी से, वो बता रहे थे कि आपने उन्हें घूमने भी भेजा
सो यहाँ पर ना सिर्फ बेसिक नीड्स पर आप सबकी विश लिस्ट भी पूरी कर रहे हैं नहीं, कोशिश करते हैं अच्छा बस जो हमारे बस में हो पाए। हम हम्म। चाहते हैं कि एंजॉय करें, इन्हें भी दिलासा मिले कि ये जगह इनके लिए घर बन सकती है। मैं तो इसी बात से इंस्पिरेशन लेता हूँ कि आज के टाइम पे 4 लोगों के घर में भी लोग परिवार की तरह नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ तो 1000 अजनबी हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं परिवार की तरह रहने की। तो उल्टा हमें इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये लेस प्रिविलेज नहीं है, ये सुपर प्रिविलेज्ड है, हम लेस प्रिविलेज्ड हैं। Absolutely. तो हमें जो हर चीज़ पे शिकायत करते रहते हैं, हमें जो भी मिले इनफ नहीं होता। जिस गाड़ी में बैठे कहेंगे वो देखो वो गाड़ी जा रही है वो ज़्यादा अच्छी है, जो जूते पहने कहेंगे ये जूते बेकार हैं उसके जूते अच्छे हैं, कहेंगे ये घड़ी बेकार है उसकी घड़ी अच्छी है, ये खाना नहीं खाना मेरे को 5 स्टार होटल का खाना खाना है। लेकिन इन लोगों की शिकायत नहीं होती, जबकि इनके पास तो कारण भी है। अगर ये शिकायत करें तो मैं कहूँगा जायज़ भी है। इन्होंने सचमुच क्रूअल्टी देखी है और कुछ इतने मानसिक रूप से बीमार हैं और इनको इतना मारा पीटा गया है सड़कों पे, फिर भी ये तो बयान भी नहीं कर सकते, फिर भी ये लोग शिकायत नहीं करना चाहते। तो हम क्यों करते हैं? हमें उल्टा इनसे सीखना चाहिए और सेवा को अपनी रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए ताकि ये समझ हमें भी मिले। बिल्कुल आपके टीम मेंबर्स भी हैं, वो भी काफी यंग है जी एंड टू फाइंड टीम मेंबर्स जो इक्वली पैशनेट है जितने आप पैशनेट हैं और उनके साथ काम करना हर वक्त, वो कितना मुश्किल होता है या आसान? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, आसान ही होता है क्योंकि जब एक अच्छी टीम होती है तो आपको इंस्पिरेशन बाहर नहीं ढूंढनी पड़ती, आपको अंदर ही मिल जाती है। तो सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं और मेरा मानना तो ये है कि जो हमारी टीम है ऑलमोस्ट 150 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम हमारी फीमेल टीम मेंबर्स हैं, वो तो सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। तो मैं भी उनको देख के इंस्पायर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं भी मेहनत वाला काम करते रहूँ ताकि मुझे देख के वो इंस्पायर होते रहे। बिल्कुल एंड जस्ट यू आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मच यू नो फॉर पीपल हु रियली नीड हेल्प। तो उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।